नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। अकेडमी क्लास के कुछ फीचर हैं वो सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज है, रिवीजन है फीचर है और एक बहुत बड़ी फीचर अपने डाउट की तो फीचर रिवीजन आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाता है। एक मिनट स्लाइड लिया था मैंने। लगा लेते हैं भैया, भी माइक लगा लेते हैं। अब सही है। आ जाओ शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज थोड़ा गला बैठा बैठा है। इससे पहले वाली क्लास वो स्ट्रेटेजी वाली क्लास थी, उसमें मतलब कुछ ज़्यादा चीख लिया शायद आज मैंने। आज मैंने डाउट भेजा था अनअकैडमी पर, 3 मिनट में रिप्लाई मिल गया। चलो बहुत अच्छी बात है बच्चे। 70-80% बच्चों को तो अच्छा ही लग रहा है बच्चे को फीचर, बाकी जिन 10-20 को अच्छा नहीं लग रहा रहने दिया करो फिर, है ना। चलो जी आ जाओ। जो बच्चे नए हैं एक बार मैं क्लियर कर दूं, शाम को 4 से 6 के अंदर चलता है जी मेरा थ्योरी वाला बैच। थ्योरी वाला बैच माने इसमें चैप्टर पढ़ाया जाता है ना, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब प्रीपोजिशन ऐसे। ये जो टाइमिंग है 8 to 9:15 वाला, इसमें चलता है जी मेरा प्रैक्टिस बैच या फिर वोकैब बैच। अभी फिलहाल आप जो देख रहे हैं वो है वोकैब बैच। जब ये वोकैब बैच खत्म होगा तो फिर आएगा जी प्रैक्टिस बैच। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपना प्लानिंग कर लीजिएगा। थ्योरी का जो नया बैच है वो आएगा जी 26 जैन को। थ्योरी का नया बैच आएगा 26 जैन को। 26 जनवरी को नया बैच आएगा। थ्योरी उसी में करिएगा, बीच में किसी बैच में जाने में, लास्ट की 5 क्लासों में जाने का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ वोकैब आप बीच में भी देख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने इससे पहले मेरी कोई वोकैब की क्लास नहीं लगाई, आज पहली भी लगा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बैच को बिल्कुल पहली क्लास के पहले सेंटेंस से शुरू करिएगा अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो। आ जाइए, प्रैक्टिस बैच भी नया चालू होगा बच्चे 26 जैन से। वोकैब बैच खत्म हो जाएगा आपका 25 को, 26 जैन से नया प्रैक्टिस बैच भी आ जाएगा आपका। दोनों सेम ही डेट को चालू हो रहे हैं। जो नए बच्चे हैं उनके लिए थ्योरी बैच, और जो पुराने बच्चे हैं जो कोर्स कर चुके हैं उनके लिए प्रैक्टिस बैच। आ जाइए करते हैं शुरू। शूट थ्रू। शूट थ्रू, शूट थ्रू का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज को, किसी जगह को छोड़ देना, किसी चीज को या फिर किसी जगह को छोड़ देना, खास करके किसी चीज को अवॉइड करने के लिए, एस्केप करने के लिए, बच के निकलने के लिए। ठीक है, आपने हिंदी में एक वो सुना, मतलब ये फ्रेज सुना है, गोली हो जाए यहाँ से। मैं भी बोलता हूँ बहुत बार ये वाला फ्रेज सुना, गोली हो जाओ यहाँ से। ये सुना, गोली हो जाओ। तो शूट, शूट करना, गोली मारना। शूट थ्रू मतलब कहीं से शूट, एकदम तेज भाग के निकल जाना, कहीं से निकल जाना। अब विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी तो इन्होंने शूट थ्रू कर दिया, एस्केप कर लिया कप्तानी से। द क्रिएटिव डायरेक्टर शॉट थ्रू जस्ट 6 months into the project, leaving the rest of us bit stranded। वो जो क्रिएटिव डायरेक्टर था वो निकल गया 6 महीने पहले। प्रोजेक्ट जो है उसको छोड़कर वो निकल गया, जिसकी वजह से हम स्ट्रैंडेड रह गए, हम बेसहारा रह गए। माई वुड बी हस्बैंड सेड ही वांटेड किड्स बट शॉट थ्रू द मोमेंट आई टोल्ड हिम आई वाज प्रेग्नेंट। मेरा जो हस्बैंड जो होने वाला था, मतलब कोई लड़की कह रही है कि मेरा जो आगे हस्बैंड होने वाला था, उसने कहा था कि उसको बच्चे अच्छे लगते हैं, उसको बच्चे चाहिए, लेकिन जैसे ही मैंने उसको कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो तो निकल ली है, पतली गली से कल्टी हो गया। इस पे आइए जरा। सिट इन जजमेंट। सिट इन जजमेंट, इसका मतलब होता है जैसे बोलते हैं ना, मान लो किसी को जज करने का मतलब क्या होता है, किसी को जज करना।
मतलब उसमें नुक्स निकालना। किसी को जज करने का मतलब क्या होता है, उसमें नुक्स निकालना, कमियां निकालना। तो जैसे अपन फॉर एग्जांपल बैठे होते तो दूसरा बंदा ऐसे नहीं कहते, तू ज्यादा जज मत बन भाई, तू ज्यादा जज मत बन। मतलब तू कह रहा है तेरी इसमें गलती है, ये गलती है, वो गलती है, भैया तू ज्यादा जज मत बन, तेरे से कोई जरूरत नहीं है मुझे ज्यादा ज्ञान लेने की। तो जज बनने का मतलब क्या, बेसिकली सामने वाले में कमियां निकालना। तो जज बनकर बैठ जाना, सेट इन जजमेंट का मतलब कमियां निकालने लग जाना, जज बन के बैठ जाना, दूसरे में आलोचना करना, दूसरे की कमियां निकालना। ही आर्ग्यूज वेरी स्ट्रांगली दैट नन ऑफ अस हैज द राइट टू सिट इन जजमेंट। वो भैया उसने स्ट्रांगली आर्ग्यू किया कि हम में से किसी को भी हक नहीं है क्रिटिसाइज करने का। I think people should work hard to keep marriage alive. I don't want to sit in judgment on other people, but if there is anything that's good, try to hold on to it. मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को कोशिश करनी चाहिए अपनी मैरिज को चलाने की। मैं दूसरों पे जज नहीं बनना चाहता, मतलब दूसरों में कमियां नहीं निकालना चाहता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर कुछ भी उसमें अच्छा है ना, अगर आपकी मैरिज में कुछ भी अच्छा है तो आपको उसको होल्ड करके रखना चाहिए। स्पिन योर व्हील्स, स्पिन योर व्हील्स टू वेस्ट टाइम डूइंग समथिंग एंड अचीव नथिंग दैट अचीव नथिंग। इसका इडियम का ओरिजिन देखिए जरा। स्पिन योर व्हील्स, रेगिस्तान में या बर्फ वगैरह में जब गाड़ी फंस जाती है, रेगिस्तान में या बर्फ वगैरह में जब गाड़ी फंस जाती है, तो वहां पे ऐसे टायर घूमता रहता है लेकिन प्रोग्रेस कुछ नहीं होती। ऐसे टायर आगे आगे घूमता रहता है लेकिन प्रोग्रेस कुछ नहीं होती। तो किसी ऐसी चीज पर टाइम वेस्ट करना, किसी ऐसी चीज पर टाइम वेस्ट करना जिसमें प्रोग्रेस ना मिले, तो ही इज नॉट गेटिंग एनीवेयर, ही इज जस्ट स्पिनिंग हिज व्हील। वो भैया कहीं नहीं पहुंचने वाला, वो बस अपने व्हील स्पिन कर रहा और कुछ नहीं। इफ वी आर जस्ट स्पिनिंग आवर व्हील्स, लेट्स नो वी विल क्विट। अगर तुम्हें लगता है कि हम बस अपने व्हील ही स्पिन कर रहे हैं, मतलब प्रोग्रेस हमारी कुछ नहीं हो रही है, तो मैं बता देना हम क्विट कर देंगे, छोड़ देंगे। स्टील समवन्स थंडर, स्टील्स समवन्स थंडर टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम हैविंग सक्सेस और गेटिंग अटेंशन और प्रेज। जैसे जैसे होता ना थंडर, जैसे होता ना भौकाल, है ना। अगर मान लो किसी की शादी हो रही है, फ्रेंड्स सीरियल देखा तुमने, फ्रेंड्स एक प्रॉपर एपिसोड है जिसमें मोनिका कह रही है यू स्टोल माय थंडर, यू स्टोल माय थंडर। जिन्होंने देखा देखो उनको तो एक सेकंड में याद आ गया होगा। होता क्या है, मान लो किसी की शादी है, ठीक है, तो सबसे मेन कौन होने चाहिए, सबका ध्यान किस पे होना चाहिए, दूल्हा दुल्हन पे होना चाहिए, दूल्हा दुल्हन पे होना चाहिए। अब मान लो कोई हरकतें ऐसी कर दे, कोई मतलब दूल्हे का दोस्त ऐसी हरकत कर दे कि दूल्हे पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, सब उसी को देख रहे हैं, या दूल्हे से कहीं ज्यादा स्मार्ट बन के आ जाए, जैसे वो वाली फोटो देखी, अरे यार इसमें वो फोटो लगानी थी भाई, इसमें फोटो रहती वो वाली सही। एक वो शशि थरूर वाली फोटो देखी है तुमने, जिसमें वो था ना एक हस्बैंड वाइफ, मतलब शादी वाली फोटो के अंदर शशि थरूर जो है वो दूल्हे से भी स्मार्ट लग रहा, तो वो थी भाई फोटो इसके लायक, वो लगानी थी यहाँ पे। अब क्लिक हुई एकदम मेरे। तो किसी का थंडर छीन लेना मतलब उस पे से अटेंशन छीन लेना, सारा मतलब ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर लेना। अब जैसे इस फोटो में क्या हो रहा है, लाल कृष्ण आडवाणी जी, एक टाइम पे इनका इतना रुतबा था, इतना लेवल था पार्टी के अंदर, अब अमित शाह ने आके क्या कर लिया, इनका स्टील द थंडर कर लिया, इनके ऊपर से अटेंशन ही हटा दी, सारी प्रेज जो मिलनी थी इनको वो इनको मिल रही है अब। ही हैड नो इंटेंशन ऑफ लेटिंग अ फॉरेन सेक्रेटरी स्टील माय थंडर। उसका कोई इंटेंशन नहीं था, उसका कोई इंटेंशन नहीं है कि वो किसी फॉरेन सेक्रेटरी को उसकी थंडर छीनने दे, मतलब उसके ऊपर से अटेंशन हटने दे। वो पूरा जान लगाएगा, आई डिडंट मीन टू स्टील योर थंडर बट आई जस्ट हैड टू टेल योर मॉम अबाउट योर प्रमोशन। मैं चाहता नहीं था कि मैं तेरा थंडर छीन लूं, लेकिन लेकिन मुझे बताना पड़ा तेरी मम्मी को प्रमोशन के बारे में। अगर वो खुद जाके बताता तो मम्मी एकदम सरप्राइज होती, बड़ी खुश होती है, पहले ही पता चल गया तो फिर एक होता ना थंडर सा छीन गया, एक मतलब माहौल सही नहीं बन पाया। टेक माई हैट ऑफ, टेक वंस हैट ऑफ, जैसे होता ना, ये आपने सुना होगा, मान लो किसी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो हैट्स ऑफ ऐसे करके टोपी उतार के उसको बेसिकली आप अपनी प्रेज देते हो। तो ये क्या है, एडमायर करना, एडमायर करना किसी की अचीवमेंट को। सो एम्मा एक्चुअली मैनेजेस टू जगल टू स्मॉल चिल्ड्रन विद फुल टाइम जॉब, डज शी? वेल, आई विल टेक माई हैट ऑफ टू हर। वो जो एमा है वो 2 छोटे बच्चों को भी संभालती है और फुल टाइम जॉब भी करती है, तो भैया मैं क्या करता हूँ, बेसिकली हैट ऑफ कर रहा हूँ। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय दैट, यू हैव टू टेक योर हैट ऑफ टू द गाय। मैं तो भैया पूरा इंप्रेस हुआ हूँ उस चीज से, और तुम्हें हैट्स ऑफ करना चाहिए, मतलब तुम्हें अप्रिशिएट करना चाहिए उसकी अचीवमेंट को। टेकन फैंसी, टेकन फैंसी। अब ये फैंसी जो होता है, जब ये एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है कोई चीज, जैसे ना फैंसी क्लोज, चमकीले, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले, चमक धमक वाले होते हैं ना, फैंसी कपड़े, फैंसी आइटम, अट्रैक्टिव यू कैन से। फैंसी जब नाउन होता है, फैंसी जब नाउन होता है तब इसका बेसिकली मतलब होता है कोई चीज जो आप चाहते हो, आपकी विश, आपकी विल, कोई चीज आपकी जो आप चाहते हो, कोई बेसिकली कोई विल, कोई विश, ऐसी कोई चीज। तो अगर आपकी कोई जो चाहत है वो आपको अपने अंदर टेक कर लेती है, कहने का मतलब गिरफ्त बना लेती है, तो क्या होता है, आप अचानक से उसको बहुत ज्यादा पसंद करने लग जाते हो, सारा दिन उसी में लगे रहते हो, अचानक से आदी कर लेना अपना, इतनी बुरी तरह से शौकीन बना लेना कि काइंड ऑफ आप उसके एडिक्टेड हो जाते हो। अब मान लो इसको ड्रिंक करना पसंद था हल्का हल्का, लेकिन भैया ये तो टेकन फैंसी हो गया,
इसको तो इसकी फैंसी ने, कहने का मतलब वो जो इसको चीज पसंद थी उसने टेक ही कर लिया, आपने कब्जे में ही ले लिया बिल्कुल। आई थिंक जेनिफर हैज टेकन अ फैंसी टू माई फ्रेंड टॉमी। मुझे ऐसा लगता है कि जेनिफर जो है उसने टेक कर लिया फैंसी को मेरे फ्रेंड टॉमी को। कहने का मतलब उसका पूरा दिल आ गया उस पर, वो उससे बिल्कुल एडिक्ट हो गई है। सो आई एम गोइंग टू ट्राई टू सेट देम अप ऑन अ डेट। तो मुझे ऐसा लगता है मुझे इनकी कोई डेट वेट करवा के देखनी चाहिए। जतिन बच्चे 26 को नया बैच आएगा, 26 को नया बैच आएगा शाम को 4 बजे। इस ऊपर जो लिंक मैंने पिन कर रखा है इस पर क्लिक करेंगे, अपकमिंग बैचेस पे जाएंगे तो उसमें वो जो 4 बजे वाला बैच है वो लगाइएगा। उससे पहले आप चाहें तो वोकैब वगैरह के बैचेस देख सकते हैं। I never used to like raisin as kids, but I have taken a fancy to them as I have grown older. जब छोटा था तो मुझे रेजिन्स बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ हूं तो मुझे पसंद आने लग गया, मैं इनका शौकीन हो गया, मैं इनका आदी हो गया। द क्रक्स ऑफ द मैटर, ये सुना होगा, इन अ नटशेल। बेसिकली किसी चीज को क्रक्स ऑफ अ मैटर का मतलब है उसका जो मेन जो थीम है, यू कैन से क्रक्स ऑफ द मैटर का मतलब है मेन जो उसके अंदर थीम, कहना क्या चाह रहे हो, बेसिक जो बात है वो, मेन पॉइंट ऑफ समथिंग, क्रूशियल पॉइंट ऑफ समथिंग, सेंट्रल पॉइंट ऑफ समथिंग, बेसिक आइडिया ऑफ समथिंग, ये कह सकते हो आप। तो मान लो कोई इधर उधर की बातें कर जा रहा है, भैया इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैटर का क्रक्स बता दे तो मैटर का क्रक्स बता दे, जो मेन बात है वो बता दे। तो अब ये क्या कर रहा है, क्रक्स बता दे, अरे भैया कहना क्या चाह रहे हो मुझे ये बता दे, बस ज्यादा नहीं मुझे कुछ जानना। द क्रक्स ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज फॉरेन डेट। अगर मैं क्रक्स करूं, मतलब फॉरेन इकोनॉमिक सिचुएशन की, कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन की प्रॉब्लम की अगर मैं क्रक्स आपको बताऊं तो वो है फॉरेन डेट, फॉरेन का जो उधार है वो है मेन अपनी दिक्कत। The issue in the arms embargo will be at crux of negotiation in Geneva। वो जो आर्म एम्बागो का, जो एम्बागो मतलब जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, वो जो हथियारों के लेन देन पर वो जो एम्बागो लगा हुआ है बेसिकली, उसको वो जो मुद्दा है वो क्रक्स मुद्दा होगा, मतलब बेसिक मुद्दा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा। द डाई इज कास्ट, द डाई इज कास्ट कहने का मतलब अब जो होना है वो होके रहेगा, अब उसे बदला नहीं जा सकता। डाई होते हैं पासे और कास्ट मतलब होता है इसको फेंकना। कहने का मतलब अब जो डाई है वो कास्ट करी जा चुकी है, अब जो डाई है वो फेंकी जा चुकी है, अब चाल चली जा चुकी है, पासे फेंके जा चुके हैं, अब उसे नहीं रोका जा सकता। द डाई इज कास्ट का मतलब होता है कोई ऐसी इवेंट जो हो चुकी है या जो डिसीजन वगैरह जो है वो लिया जा चुका है, अब इसमें बदलाव संभव नहीं। फॉर द मोमेंट द नेगोशिएशन फेल्ड, द डाई वॉज कास्ट एंड वॉर वॉज इनएविटेबल। अभी फिलहाल के लिए तो नेगोशिएशन जो है वो फेल हो चुके हैं और भैया डाई जो है वो कास्ट करी जा चुकी है। कहने का मतलब अब तो तीर कमान से निकल गया, अब जो वॉर है वो इनएविटेबल है, मतलब उसे टाला नहीं जा सकता। डाई, ये वाली डाई का मतलब डाई सी होता है भाई, इस डाई का मतलब भी डाई सी होता है। once we signed the contract the die was cast, there was no turning back। एक बार हमने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो डाई कास्ट हो गई और इससे अब कुछ मुड़ के पीछे नहीं आ सकते, तो मतलब जो हो गया अब तो वो होके रहेगा। द ज्यूरी इज आउट, द ज्यूरी इज आउट, इसको समझिएगा जरा। अगर आपने कोई फॉरेन मूवी देखी हो तो आपने देखा होगा होता क्या है ना, ये ज्यूरी वाला जब सिस्टम चलता था, मान लो जज को लगता है कोई ऐसा केस है जिसके अंदर मैं अकेला डिसीजन नहीं ले पाऊंगा, मुझे ज्यूरी की बेसिकली थोड़ी हेल्प चाहिएगी, तो क्या करते हैं, मान लो दोनों पक्षों का ये ज्यूरी ने बात सुनी, यहाँ पे ये 7 8 5 कितने भी लोग हो सकते हैं, ये बैठे होंगे और ये दोनों पक्षों की दलीलें सुनेंगे। फिर ये सारे के सारे एक रूम के अंदर जाते थे, सारे के सारे एक रूम के अंदर जाते थे, वहीं आपस में डिस्कस करते थे, सब अपने पॉइंट्स वगैरह देते थे, ठीक है। फिर ये बेसिकली बाहर आके अपना वो फैसला सुनाते थे, ठीक। वापस बाहर आके नहीं, मतलब वापस कोर्ट में आकर, वापस कोर्ट के अंदर आकर। तो है क्या चीज, ये वाला जो बॉक्स है जिसमें सुनते हैं वो कोर्ट के अंदर है, फैसला भी ये सुनाएंगे कोर्ट के अंदर, और ये डिस्कशन करने के लिए जाते थे कोर्ट रूम से बाहर। तो वहां पे एक फ्रेज चला, द ज्यूरी इज आउट। द ज्यूरी इज आउट का मतलब क्या है कि वो डिस्कशन करने गए हुए। द ज्यूरी इज आउट का मतलब क्या है, वो डिस्कशन करने गए हुए, क्योंकि वो सुनते भी कोर्ट के अंदर है, सारी दलीलें कोर्ट के अंदर सुनते हैं और फैसला भी कोर्ट के अंदर ही सुनाते हैं। लेकिन जब वो आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, आपस में वोटिंग कर रहे होते हैं, तब वो होते हैं ज्यूरी, मतलब कोर्ट रूम से बाहर। तो वहां से फ्रेज ओरिजिनेट हुआ, द ज्यूरी इज आउट का मतलब है अभी डिसीजन पेंडिंग है, ज्यूरी अभी बाहर गई हुई है, मतलब अभी कोर्ट में नहीं है, अभी डिसीजन मतलब वो आपस में डिस्कशन करने गए हुए, यानी अभी उस पर डिसीजन नहीं हुआ है, अभी चीजें क्लियर नहीं हुई। द ज्यूरी स्टिल आउट ऑन व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। ज्यूरी स्टिल आउट मतलब अभी भी पक्का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होंगे इस एयर पोल्यूशन के। द ज्यूरी स्टिल आउट ऑन द वेदर द न्यू कंपनी विल सक्सीड। ज्यूरी स्टिल आउट मतलब अभी तक कोई पक्का क्लियर ये पता नहीं चला है कि ये जो नई कंपनी है सक्सीड करेगी कि नहीं। The wheels have come off, the wheels have come off। गाड़ी चल रही है, बेसिकली व्हील्स को क्या माना जाता है, व्हील जो होता है ड्राइविंग फोर्स होती है, जो आपकी मोशन जिसके दम पे चलती है, टायर्स के दम पे तो मोशन चलती है ना। अगर गाड़ी के टायर ही चले जाएं तो प्रोग्रेस में बाधा आ जाएगी।
आपके जो मिशन था वो फेल हो जाएगा। सर क्या मुझे न्यू वोकैब एंड वोकैब बैच साथ साथ देखना चाहिए? हाँ बच्चे, साथ भी देख सकते हो, बाद में भी देख सकते हो, जैसे आपकी सुविधा हो। वोकैब बैचेज जो होते हैं उनका थ्योरी वाले बैच से, ग्रामर बैच से रिलेशन नहीं है। साथ साथ देखना साथ साथ देखो, बाद में देखना बाद में देखो, पहले देखना पहले देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपको टाइम मिले, जैसे आपकी सुविधा हो, जैसा आपका टाइम टेबल हो, उस हिसाब से मैनेज करके पढ़ना है। ग्रामर बच्चे 26 तारीख को नया बैच आएगा शाम को 4 बजे, 26 को नया बैच आएगा शाम को 4 बजे। ऊपर मैंने लिंक पिन कर रखा है, इस पर क्लिक करिएगा, अपकमिंग बैचेस पे जाइएगा। 4 बजे वाला जो बैच है 26 का कंप्लीट ग्रामर का, जो कंप्लीट कोर्स का जो बैच है उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलो जी, used for saying that things start to fail or go wrong especially after a period of success. Wheels have come off का मतलब होता है कोई इस बात को बताना, इस बात को कन्वे करना कि चीजें खराब होनी शुरू हो गई हैं, फेल होनी शुरू हो गई हैं, खास करके शुरुआत में सक्सेस दिखाने के बाद। वी आर लीडिंग 3-1 एट हाफ टाइम, हम लीड कर रहे थे 3-1 से हाफ टाइम तक, लेकिन बट देन फिर क्या हो गया, व्हील कम ऑफ, हमारी प्रोग्रेस रुक गई, हमारे फेलियर हो गया। द पिक्चर वाज डूइंग वेल फॉर द फर्स्ट 4 इनिंग्स। ये पिक्चर बेसिकली बेसबॉल में जो बॉल फेंकता ना वो वाला है, ये जहां तक मुझे लगता है, ये वो वाला वो फिल्म वाला पिक्चर नहीं है, वो उसकी तो स्पेलिंग ही और होती है। ये जो ऐसे फेंकता ना बॉल, उसकी बात हो रही है जहां तक मुझे लग रहा है। तो इसने पहली 4 इनिंग्स में तो बढ़िया किया, लेकिन बाद में व्हील कम ऑफ हो गए, मतलब इसकी प्रोग्रेस रुक गई, इसने फेल होना शुरू कर दिया, दिक्कत आनी शुरू हो गई। स्टर द हॉर्नेट्स नेस्ट, स्टर द हॉर्नेट्स नेस्ट, हॉर्नेट क्या होता है? हॉर्नेट होता है ये पीले सा जो ततैया होता है ना, उस टाइप का, एक टाइप की, मतलब जो मोटी टाइप की मधुमक्खी होती है, आप वो कह सकते हो, एक टाइप की मधुमक्खी होती है। तो मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ देना, हॉर्नेट के छत्ते को छेड़ देना, मतलब कोई अनप्लीजेंट सिचुएशन हो जाना, डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाना, खास करके जिसमें बहुत सारे लोग नाराज हो जाएं, कंप्लेन करने लगे। हिज रिमार्क्स अबाउट द लैक ऑफ गुड विमेन टेनिस प्लेयर स्टर्ड अप द रियल हॉर्नेस्ट। उसका जो कटाक्ष था ना कि टेनिस प्लेयर ज्यादा अच्छी नहीं है, टेनिस प्लेयर ज्यादा अच्छी नहीं है, औरतें, तो उसने हॉर्नेस्ट ने छेड़ दिया, पूरी ट्विटर और वो हर जगह उसकी बुराई होने लग गई। सुनील बच्चे, मत इस बैच का ना फ्लो खराब मत करिए, आप नए बच्चे हैं, मैंने आपको बोल दिया 26 तारीख को नया बैच चालू होगा, प्लीज उसमें आइएगा, है ना, उसमें सारी बातें बताई जाती हैं, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा छोटे भाई। समझो, मान लो तुमने उस बैच में एडमिशन लिया, देख रहे हो एकदम बढ़िया कंटेंट चल रहा है, तुम्हारे मजा आ रहा, अचानक से कोई आके कहे सर वर्ड पावर में डीजी कैसे पढ़ते हैं, और सर उसको बताने लग गए 5-7 मिनट, तुम्हारा फ्लो खराब होगा बच्चे, तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। किसी भी बैच को करो, बिल्कुल पहली क्लास के पहले सेंटेंस से शुरुआत करना, उसको थ्योरी वाले में सब बताता हूँ, बहुत डिटेल में बताता हूँ। और अभी ज्यादा जल्दी है तो मेरा कोई भी पुराना बैच उठाओ थ्योरी वाला, उसकी 5वीं क्लास चला लो, 1.5 घंटे में थ्योरी बताता हूँ, उसको देख लो छोटे भाई। इस पे आ जाइए। हाँ बच्चे, थोड़ा मोटा ईडियम्स में हल्का फुल्का इधर उधर चलता रहता है, स्टर द हॉर्नेट्स नेस्ट भी आता है, हॉर्नेट्स नेस्ट भी आता है, मतलब वही है उसका। द पॉलिटिशियंस ऑफ द कफ रिमार्क अबाउट द पोल्यूशन स्टर्ड अप, उसका जो पॉलिटिशियन का रिमार्क था ना पोल्यूशन के बारे में, उसने हॉर्नेट्स नेस्ट छेड़ दिया एनवायरमेंटलिस्ट के बारे में, एनवायरमेंटलिस्ट के साथ में। इसने कह दिया होगा अरे वो होता ही है पोल्यूशन, से क्या खास बड़ी बात है, कुछ नहीं होता पोल्यूशन वोल्यूशन, तो एनवायरमेंटलिस्ट ने इसको धोना शुरू कर दिया। इस पर आ जाइए। थ्रो ओवर, रिफ्यूज कर देना, मना कर देना। अगर तुमने किसी को प्रपोजल दिया और सामने वाले ने, मान लो तुमने फाइल पकड़ाई, डायरी पकड़ाई, उसने ऐसे थ्रो कर दी, ऐसे फेंक के मारी, तो उसने आपकी चीज जो है वो एक्सेप्ट नहीं करी, उसने आपका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट नहीं करा, एक्सेप्ट करने से मना कर देना। अब ये भाई लेके गया था गुलदस्ता, ये भाई लेके गया था गुलदस्ता, पटक पटक के मारा, उसने गुलदस्ता तो थ्रो किया ही किया, पहले इसको थ्रो किया उठा के। इफ यूएस सेनेट थ्रोज ओवर द ट्रीटी द प्रेसिडेंट्स प्रेस्टीज विल बी इन शैम्बल्स। अगर ये जो यूएस सेनेट है ना, ये जो यूएस की सरकार है, अगर ये ट्रीटी को थ्रो ओवर कर दे, ट्रीटी ये जो सुलह का जो बेसिकली एग्रीमेंट है, इसको मानने से मना कर देगी ना, तो प्रेसिडेंट की जो इज्जत है वो शैम्बल्स में आ जाएगी, मतलब खतरे में आ जाएगी, तहस नहस हो जाएगी। The Prime Minister has unexpectedly thrown over the trade agreement with neighboring countries, citing vague national security concern as primary reason. वो जो प्राइम मिनिस्टर है, बड़ी हैरानी की बात है, उसने थ्रो ओवर कर दिया, मतलब मानने से मना कर दिया उस ट्रेड एग्रीमेंट को अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ, और उसने रीजन उसका दिया कि अजीब सा रीजन दिया है, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, उसका रीजन दे दिया उसने। थ्रो ऑफ द स्पॉन्ज या थ्रो ऑफ द टाल, थ्रो ऑफ द टाल कह लो चाहे थ्रो ऑफ द स्पॉन्ज कह लो, दोनों चलते हैं। इसका मतलब होता है हार मान लेना, इसका मतलब होता है अपनी हार स्वीकार कर लेना। अब अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो बॉक्सिंग में एक सिस्टम होता है, मान लो कई बार क्या होता है, 2 प्लेयर लड़ रहे हैं और एक प्लेयर बुरी तरह से, मतलब अब थोड़े से भी और उसको घूंसे लात पड़ गए ना, तो उसके बाद फिर वो जिंदगी में अगला मैच खेल नहीं पाएगा। लेकिन उस टाइम पे एड्रेनल रश इतना ज्यादा होता है कि सामने वाला कहता नहीं मैं लड़ूंगा,
तो ये कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कह दे ठीक है, जो आपका कोच होता है उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो आपके प्लेयर का गिव अप मनवा सकता है, ठीक है। तो अगर मान लो कोच ऐसे टॉवल नीचे गिरा दे, कोच ऐसे जो है वो टॉवल नीचे गिरा दे, ठीक है, तो थ्रो ऑफ द स्पॉन्ज या थ्रो ऑफ द, संदीप ये जो होता है ना तौलिया, टॉवल, इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन होती है टाल ही होती है, वो टॉल है ना, थ्रो ऑफ द टॉल, ये टॉवल नहीं बोलते, इसको टॉल ही बोलते हैं, ठीक। तो समझिएगा, अगर कोच जो है अगर वो टाल गिरा दे, ऐसे तौलिया नीचे गिरा दे, तो मान लिया जाएगा कि भैया इसने अपनी डिफीट स्वीकार कर लिया, नॉकआउट हो गया। अब मान लो ये तो कही जा रहा नहीं मैं लड़ूंगा नहीं मैं लड़ूंगा नहीं मैं लड़ूंगा, लेकिन इस कोच को लगा कि भैया तो पागल हो गया है, मेरी बात तो मान नहीं रहा, इसने तौलिया फेंक दिया कि भैया गेम खत्म करो, डिफीट स्वीकार करो, क्योंकि अब तो ये शौक में ज्यादा हवाबाजी कर रहा कि लड़ लूंगा, फिर मुंह हाथ तोड़ा के बैठ जाएगा, जिंदगी में करियर ही खत्म हो जाएगा। तो थ्रो ऑफ द स्पॉन्ज, ये बेसिकली पुराने जमाने में ये थ्रो ऑफ द स्पॉन्ज या थ्रो ऑफ द टाल ये ईडीएम चलता था, अब भी चलता है वैसे तो, बॉक्सिंग में ये बेसिकली सिस्टम होता है हार मान लेने का। द एनिमी थ्रो ऑफ द स्पॉन्ज व्हेन द आर्मी सराउंडेड देम फ्रॉम ऑल साइड्स, वो जो दुश्मन सेना थी उसने अपनी हार मान ली जब आर्मी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। द अर्ली इलेक्शंस रिटर्न्स वर हेवीली अगेंस्ट हिम बट ही वाजंट रेडी टू थ्रो इन द स्पॉन्ज, वो जो अर्ली इलेक्शन थे वो उसके बहुत खिलाफ आए, मतलब बड़ा गंदा रिजल्ट आया उसमें, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं है। टू बी एट वंस बैक एंड कॉल, किसी की सेवा में लगे होना, कुछ करना या किसी के लिए कुछ करना, जो तुम्हें कहा जाए वही करने के लिए तैयार होना। जैसे मान लो जैसे सर्वेंट है, जैसी वो आवाज लगाता है मालिक उसको हे कम हियर, जैसी वो कॉल करता है, जैसी आवाज मारता है तो उसकी सर्विस के लिए तैयार होता है, हमेशा रेडी रहना किसी की कॉल पे, यानी जैसे ही कोई उसको बुलाए कुछ काम के लिए बोले हमेशा रेडी रहना। अब जैसे अंग्रेजों ने खूब ठाट ली है, अंग्रेजों के टाइम की फोटो है, एक जना हवा करने के लिए रख रखा है, एक जना किसी काम के लिए रख रखा है, एक जने से पैर दबा रहे हैं, इंडियंस का कितना शोषण करा उन्होंने। शी वॉज कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर बट हैड अ प्राइवेट नर्स एट हर बैक एंड कॉल, वो व्हील चेयर पे कन्फाइंड थी, मतलब वो चल फिर नहीं सकती थी, हमेशा व्हील चेयर पे रहती थी, लेकिन उसके पास एक नर्स थी जो हमेशा उसकी बैक एंड कॉल पर रहती थी। देयर वर डजन्स ऑफ मेड्स एंड राइटर्स एट हर बैक एंड कॉल, दुनिया जहां की मेड्स और राइटर्स थे जो हमारे बैक एंड कॉल पर रहते थे। टू बी डेविल्स एडवोकेट, इसका मतलब क्या होता है? वन हु आर्ग्यूज अगेंस्ट और अटैक्स द आइडिया। मान लो आप किसी चीज की आलोचना करते हो, मान लीजिए आप पब्लिकली किसी चीज की आलोचना कर रहे हो, भले ही आप उसको अंदर से फेवर करते हो, भले ही आप उसको अंदर से फेवर कर रहे हो, जरा समझने की कोशिश करिएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एक चीज है जो मुझे सही लगती है, लेकिन मैं दूसरी साइड पे बोल रहा हूं, अंदर से मैं कुछ और मानता हूं लेकिन दूसरी साइड पे बोल रहा हूं, मतलब मेरी तरफ से जो गलत है मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं, डेविल मतलब क्या होता है? राक्षस, दैत्य। डेविल को एडवोकेट करना मतलब जो आपको गलत लगता है उसकी, जो आपके हिसाब से गलत है उसकी सपोर्ट में बोलना, ठीक है। अब मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है कि अंजना ओम कश्यप जी बेसिकली क्या, मतलब कि आइडियोलॉजी क्या है। अब बात मान लो ये कर रहे हैं, ये संबित पात्रा को धमका रही है, अंदर से इनके मन में क्या है, वो सबको पता, लेकिन फिर भी ये इनसे आर्ग्यू कर रही है ना, तो ये क्या कर रही है? ये डेविल्स एडवोकेट कर रही है, मतलब जो इन्हें ठीक नहीं लगते फिर भी उनकी तरफ से बोल रही है, उनकी तरफदारी कर रही है। आई एम ऑल फॉर यूनिवर्सल हेल्थ केयर बट लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट फॉर अ मोमेंट। मैं पूरी तरह से समर्थन में हूं यूनिवर्सल हेल्थ केयर के, लेकिन अभी मैं फिलहाल डेविल्स एडवोकेट बन रहा हूं, मतलब इसके अपोजिट के भी पक्ष में आपके सामने कुछ पक्ष रख रहा हूं कि गवर्नमेंट इतना फंड कहां से लाएगी। समझिए, कहना बहुत आसान होता है कि सबकी एजुकेशन फ्री कर दो, स्कूल कॉलेज कोई एजुकेशन में कोई पैसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है, तो बात तो ठीक है, लेकिन अगर मैं नेगेटिव चीज का, जिसका लोग समर्थन नहीं करेंगे, जिसको लोग सही नहीं मानेंगे, उसका भी अगर मैं नेगेटिव चीज से बोलूं, उसका भी अगर मैं पक्ष अपनी तरफ से रखने की कोशिश करूं, वो इसका कहने का मतलब है। अब जैसे आपने आरआरबी एनटीपीसी वाला जो रिजल्ट था उसके अंदर देखा होगा, तो कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने बेसिकली बताने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी कि एनटीपीसी वही कर रहा है जो उन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है, कुछ अलग नहीं कर रहा है, वो जो नोटिफिकेशन में उन्होंने लिखा है वही कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो डेविल्स एडवोकेट कर रहे हैं, यानी जिसको मैक्सिमम लोग सही नहीं मानेंगे, अब उनको खूब हेट मिलेगी ऐसी वीडियोस को खूब, हालांकि बात वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन लोग वो सुनना तो नहीं चाहते, सब तो ये सुनना चाहते हैं बहुत बड़ा घोटाला हुआ, ये हुआ वो हुआ,
सब तो सुनना तो यही चाह रहे हैं, हाँ कि ना। तो है क्या चीज, है क्या चीज कि डेविल्स एडवोकेट, यानी जो बेसिकली लोग जिसको अपनाए ना, जो मैक्सिमम लोग जो मान रहे हैं उसके अपोजिट की भी सपोर्ट करना। क्लियर, आ जाइए। Tom always plays devil's advocate in any given conversation because he loves picking apart other people's argument. टॉम जो है हमेशा डेविल्स एडवोकेट बनता है, कहने का मतलब जिस जो सब लोग जो फेवर कर रहे होते हैं ना, हमेशा उल्टा ही साइड को फेवर करता है, क्योंकि उसको मजा आता है दूसरे आदमियों के आर्ग्यूमेंट को तहस नहस करने में। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, मान लो कि आपको सर्दी लग रही है, आपको सर्दी लग रही है, तो मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन करी जाती है कि मैं आपके ऊपर हीटर की गर्म हवा फेंकूं, हीटर की गर्म हवा फेंकूं कि पंखा चला दूं? क्या एक्सपेक्टेशन है? सर्दी लग रही है तो भैया गर्म हवा आनी चाहिए, गर्मी लग रही है तो ठंडी हवा आनी चाहिए। अगर कोई बंदा आप पे कभी हीटर चला रहा है, कभी पंखा चला रहा है, तो आप समझ ही नहीं पाओगे तेरी इंटेंशन क्या है, तेरे इंटेंशन क्या है, तेरी ओपिनियन क्या है, समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। अभी तो करना क्या चाह रहा है, हमारा फायदा करवाना चाह रहा है कि नुकसान करवाना चाह रहा है। तो अगर कोई पर्सन कभी गर्म हवा फेंक रहा है, कभी ठंडी हवा फेंक रहा है, तो बेसिकली उससे हमें समझ नहीं आ रहा। कभी तो वो हॉट तरीके से बिहेव कर रहा है, कभी वो कोल्ड तरीके से बिहेव कर रहा है। आप उससे मदद मांगने गए, कभी तो इतना एक्साइटमेंट में आ जाएगा, कभी मदद मांगने गए तो बिल्कुल रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। तो ऐसा कोई पर्सन जो दो अपोजिंग आइडियाज के बीच में वैसिलेट करता रहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, हाँ कि ना। तो सिद्धू क्या है, सिद्धू इज ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज आदमी, किस साइड जाना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, क्लियर ही नहीं है इसके इंटेंशंस कुछ भी। The boss has been blowing hot and cold about whether or not we are going through this project. I wish she would just make a decision. वो जो बॉस है हॉट एंड कोल्ड बेसिकली कर रही, कहने लग, कभी पता चलता है कि कभी तो कहती करेंगे इस प्रोजेक्ट को, कभी कहते हैं नहीं करेंगे, पता ही नहीं चल रहा कि होगा कि नहीं होगा। तो मेरी बस यही इच्छा है कि वो भैया डिसीजन ले ले, करना है नहीं करना, बस एक डिसीजन ले ले कैसे भी। ही इज बीन ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड अबाउट द ट्रिप टू ब्राजील। वो ब्लो कर रहा है हॉट एंड कोल्ड, मतलब कभी कह रहा चलेंगे, कभी कह रहा नहीं चलेंगे। ब्राजील की जो ट्रिप है क्लियर ही नहीं कर रहा, जाएगा नहीं जाएगा। क्लियर द डेक्स, क्लियर द डेक्स। अब ये जो डेक होता है, डेक का मतलब होता है बेसिकली जहाज का जो, वो जो पानी वाले जहाज का जो प्लेटफॉर्म होता है ना, दैट इज नोन एज डेक। क्लियर कर देना, डेक को साफ कर देना, डेक को क्लियर कर देना। जब भी कोई आगे मुसीबत आने वाली होती है, जब भी आगे कोई मुसीबत आने वाली होती है, फॉर एग्जाम्पल मान लो तूफान आने वाला है या कोई अटैक हो गया है, तो क्या करते हैं, जो लूज चीजें होती ना, जैसे मान लो आपको यहाँ से ये जो यूज हुआ था, बेसिकली वो यूज हुआ था कैसे, मान लो ये लड़ाकू जहाज है, ये पीछे देख रही मिलिट्री वाली ये टाइप की, ये पूरा मान लो लड़ाकू जहाज है, ठीक है, पानी वाला जहाज है। अचानक से जंग छिड़ गई, अब इनको अटैक करना है सामने वालों पे। तो इस जहाज के ऊपर से भी तुम्हें पता है कि इसमें अलग अलग तोप भी हैं, इसमें इसके ऊपर से भी फाइटर प्लेन सीधे सीधे उड़ जाते हैं। तो ये क्या करेंगे, पूरे जहाज को बिल्कुल, उसका जो प्लेटफॉर्म है उसको बिल्कुल साफ कर देंगे, उसके प्लेटफॉर्म को बिल्कुल साफ कर देंगे, ताकि जहाज वगैरह बड़े आसानी से उड़ पाए, कोई लूज चीज नहीं छोड़ेंगे जिसकी वजह से कोई दिक्कत आ सकती है। तो डेक्स को क्लियर कर देना, यानी उसको साफ कर देना, उसको क्लियर कर देना, ऊट पटांग इधर उधर कचरा वचरा जो फैला हुआ, कहीं कुछ रखा हुआ, कहीं कुछ रखा, उसको हटा दें, ताकि जहाज वगैरह यहाँ से टेक ऑफ कर सके, इस पे लैंड कर सके आराम से। गेट रेडी, तैयार होना किसी नई चीज को स्टार्ट करने के लिए, या पुराना जो वर्क पड़ा है उसको जल्दी से निपटा के कोई नई चीज के लिए तैयार होना, या फिर प्रॉब्लम से छुटकारा पाना। The company's sale of Australian investment clear the decks for expansion in the UK. वो जो कंपनी की सेल थी ना ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टमेंट्स की, उनका जो उसने बेचा कंपनी ने, उससे आगे का रास्ता क्लियर हो गया। डेक्स फॉर एक्सपेंशन इन यूके, उस कंपनी के आगे एक्सपेंड करने का, यूके में एक्सपेंड करने का रास्ता क्लियर हो गया। क्लियर द डेक्स बिफोर यू थिंक टेकिंग ऑन एनी और मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। भैया जो डेक्स है उनको क्लियर कर लो, यानी जितना तुम्हारे पास काम है पहले उसको निपटा लो, कोई और नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले। टू कम क्लीन, ये एक्चुअली मैंने फोटो चेंज करवा दी थी यार, ये फोटो पुरानी वाली रह गई, ये फोटो ना मैंने चेंज करवा दी थी। ये एक्चुअली ना पान सिंह तोमर के शायद ये भतीजा है, बेसिकली पान सिंह तोमर का ये भतीजा है, मतलब डाकू वाकू था ये, तो इसने अपना वो सरेंडर वरेंडर करके पूरी सजा वजा काट के अभी आ गया है। तो टू कम क्लीन का मतलब होता है कंप्लीटली ऑनेस्ट हो जाना, अपना कुछ भी छुपा के ना रखना, सामने वाले को बिल्कुल जैसे होता ना, यार मैं अपना मन हल्का करना चाहता हूँ, मैं अपना मन भी अब साफ साफ बता देना चाहता हूँ। तो कम क्लीन, साफ साफ आपके जो दिल में है साफ साफ बता देना, आपने जो गलती करी उसको एडमिट कर लेना। यहाँ पे एक्चुअली मैंने फोटो लगवा दी थी संजय दत्त की, संजय दत्त का जो बेल वाला, जिस दिन मतलब बिल्कुल उसको फाइनली वो पूरी सजा पूरी करके जो बाहर आया, मैंने वो वाली फोटो लगवा दी थी यहाँ पे। तो कम क्लीन मतलब आपने जो गलत काम किया साफ साफ बता देना, उसके लिए सजा काट लेना, उसके लिए पनिशमेंट भुगत लेना।
द चांसलर मस्ट कम क्लीन अबाउट हिज प्लान ऑफ फॉर इंक्रीजिंग टैक्सेशन। वो जो चांसलर है उसको कम क्लीन होना पड़ेगा, कहने का मतलब उसको साफ साफ एडमिट करना पड़ेगा, उसके जो प्लान्स है ना टैक्स बढ़ाने वाले वो साफ साफ बोलने पड़ेंगे कि हाँ मैं चाह रहा हूँ ऐसा। आई थॉट इट वॉज टाइम टू क्लीन, आई थॉट इट वॉज टाइम टू कम क्लीन विद हिम एवरीबडी, विद एवरीबडी अबाउट व्हाट ही हैज बीन डूइंग, व्हाट आई हैड बीन डूइंग। मुझे ऐसा लगता है कि अब समय आ गया कि मुझे सबको बताना पड़ेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। टू कट माई टीथ ऑन, टू कट माई टीथ ऑन का इडियम का मतलब होता है एक्सपीरियंस गेन करना, किसी चीज से एक्सपीरियंस गेन करना, किसी प्रोफेशन में किसी चीज में नए होना। अब यहाँ पे इस इडियम का ओरिजिन कहां से जरा समझिएगा। टू कट माई टीथ ऑन समथिंग, टू कट माई टीथ ऑन समथिंग होता क्या है, ये जो बेसिकली ये होता है ना, ये जो गम्स होते हैं अपने, जबड़ा जो होता है आपका, ये गम्स जो होते हैं पहले तो बच्चे को पता ही नहीं होता, पहले तो बच्चे को पता ही नहीं होता कि दांत भी कोई चीज होती है। जब बच्चा पैदा होता है तब तो उसके दांत होते नहीं ना, पहले तो उसको पता ही नहीं होता, तो उसको ऐसा लगता है कि इन्हीं से चीज खानी होती है, यही मेरे टीथ है। लेकिन जब दांत उगते हैं तो उसको ऐसा लगता है मेरे टीथ बल्कि कट रहे हैं, मेरे टीथ को काटा जा रहा है, मेरे टीथ को काटा जा रहा है। बेसिकली वो कुछ नई चीज सीख रहा है, वो कुछ नई चीज सीख रहा है, कोई नई चीज एक्सपीरियंस कर रहा है। तो जब आपके जो गम्स होते हैं उनको दांत ऐसे चीर के बाहर निकलते हैं, बड़ा दर्द होता था जब दांत धीरे धीरे बड़े हो रहे होते थे, बाहर निकल रहे होते थे, छोटे में आपने याद आ गया होगा आपको वो दर्द। तो वो जो नई चीज जब दांत ऐसे काट के बाहर निकलते हैं, गम्स को काट के जब बाहर निकलते हैं, वो नई चीज एक्सपीरियंस होती है आपके लिए, कुछ नया एक्सपीरियंस गेन कर रहे होते हो आप। शी हैड कट हर टीथ एट लोकल रेडियो स्टेशन बट मेड हर नेम ऑन रियलिटी शो। उसने शुरुआत तो कर दी थी, मतलब एक्सपीरियंस तो ले लिया था रेडियो स्टेशन पे, लेकिन उसने फेम पाया रियलिटी शो के थ्रू। जेन मे बी यंग बट शी कट हर टीथ ऑन एकेडमिक राइटिंग सो द पर्सपेक्टिव एंड एक्सपर्टीज विल इनवैल्यूएबल टू अस। जेन जो है वैसे तो जवान है, यंग है भी, लेकिन उसने एक्सपीरियंस गेन कर रखा है एकेडमिक राइटिंग पे, तो उसका जो पर्सपेक्टिव और एक्सपर्टीज है वो हमारे लिए इनवैल्यूएबल होगा, मतलब हमारे लिए बड़ा कीमती होगा। टू हैव बिटन ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, टू हैव बिटन ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, इतना बड़ा ऐसे बाइट कर लेना, इतना बड़ा बाइट ले लेना जितना तुम चबा ना सको, इतना बड़ा बाइट ले लेना जितना तुम चबा ना सको। मतलब कोई ऐसा काम करने की कोशिश करना जो तुम बेसिकली जरूरत से अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम अपने हाथ में ले लेना। अब मान लो कोई बार नहीं ऐसे मुंह भर लेते अपन एकदम शौक शौक में, ज्यादा ही बड़ा बाइट ले लिया, अब वो चबाया नहीं जा रहा, वो या तो बाहर गिर जाएगा, ये तो हुआ होगा सबके साथ, अरे हाँ के ना। तो अब ये बच्चा क्या है, इसको ऐसा लग रहा पूरा ही खा लूंगा मैं, इसको ऐसा लग रहा है ये सारा मुझे दे दो मैं खा लूंगा, टेंशन मत लो तुम। अब इतना खाने में तुम्हें पता हो जाएगा ये। तो कोई ऐसा काम अपने हाथ में ले लेना जो कि आपको लगता है कि मतलब सही नहीं है, जरूरत से ज्यादा आपने अपने हाथ में काम ले लिया है। वी बिट ऑफ मोर देन वी कुड च्यू इन आवर ओरिजिनल रिफॉर्म प्रपोजल। वो हमने कुछ ज्यादा ही बाइट कर लिया था जितना हम कर नहीं सकते, मतलब कोई डिफिकल्ट काम ही हाथ में ले लिया था अपने ओरिजिनल रिफॉर्म प्रपोजल में। आई थिंक इज बिटन ऑफ मोर देन ही कैन च्यू टेकिंग ऑल दोज क्लासेस। मुझे लगता है कि उसने ज्यादा बाइट कर लिया जितना वो च्यू कर सकता है वो सारी क्लासेस लेके। जैसे तुम नहीं करते नहीं बच्चे, मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीएस की सारी क्लासेस देख रहे हैं रोज, यानी 6 घंटे तो देख रहे हैं वीडियो, है ना, उसके बाद नोट्स भी बनाने हैं, उसके बाद प्रैक्टिस भी करने हैं, तो यू हैव बिटन मोर देन यू कैन च्यू, ये वही है। टू हिट द सैक, टू हिट द सैक, टू हिट द सैक का मतलब है सोने चले जाना। सैक का मतलब बेसिकली यहाँ पे है कोई ऐसा बिस्तर, सैक का मतलब है यहाँ पे बिस्तर। पुराने जमाने में तो ये स्लीप वेल के गद्दे हुआ नहीं करते थे, पुराने जमाने में तो स्लीप वेल के गद्दे हुआ नहीं करते थे, तो कोई भी ऐसी चीज जैसे ये कपड़े का वो बना लेते थे ना बोरा टाइप का, लोग उस पर सो जाया करते थे। तो सैक का यहाँ पे मतलब है, सैक का यहाँ पे मतलब है वो बोरा टाइप का स्ट्रक्चर जिसपे सोने का मतलब जिसको सोने के लिए काम में लिया जाता है। गो टू बेड, सोने चले जाना। टू हिट द सैक का मतलब सोने चले जाना। आफ्टर द लॉन्ग ट्रिप वी वर ऑल डेड टायर्ड एंड रेडी टू हिट द सैक एज सून एज वी रीच्ड होम। वो लंबी जर्नी के बाद हम सब बहुत ज्यादा थक गए थे और हमने डिसाइड किया हम कि जाते ही सो जाएंगे। आई एम रियली टायर्ड आफ्टर ऑल दैट एक्सरसाइज, आई एम गोइंग टू हिट द सैक। मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ उस एक्सरसाइज के बाद, एंड आई एम गोइंग टू हिट द सैक, मतलब मैं सोने जा रहा हूँ। लीड वन एस्ट्रे, लीड वन एस्ट्रे। स्ट्रे डॉग सुना, स्ट्रे डॉग, आवारा कुत्ते कहीं कहीं गलियों में भटकते रहते हैं। तो लीड वन एस्ट्रे, किसी को जैसे होता है ना, जैसे एक तो स्ट्रेट रास्ता होता है, सही रास्ता है, किसी को अस्ट्रे कर देना, किसी को स्ट्रेट जो सही रास्ता है उसे भटका देना, गलत रास्ते पर डाल देना।
टू लीड वन इन रॉन्ग डायरेक्शन, किसी को गलत स्टेट, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट रास्ता सही रास्ता है, किसी को अस्ट्रेट कर देना, अस्ट्रे कर देना, गलत रास्ते पर डाल देना। टू कॉज वन टू लॉस्ट, ताकि कोई वो गुम हो जाए। अब गूगल बहुत बार आपको अस्ट्रे कर देता है, हालांकि 90% तो ठीक ही है, लेकिन कई बार आपको अस्ट्रे भी कर देता है। हमारे साथ भी होगा, कभी ना कभी आपके साथ भी हुआ होगा। अच्छा भला हाईवे पे चल रहे हैं, बढ़िया हाईवे पे चल रहे हैं चकाचक, अचानक से गांव में मोड़ दिया, गांव की सड़कों पे चले जा रहे हैं। मतलब गूगल को ये भी थोड़ा देखना चाहिए, ये भी बताना चाहिए कि यहाँ पे सड़क कैसी, यहाँ पे सड़क कैसी। मान लो मैं 10 किलोमीटर ज्यादा जाके खुश हूं, लेकिन सड़क साफ होनी चाहिए। तो आई एम अफ्रेड द जीपीएस लेड अस अस्ट्रे, वी शुड हैव टर्न राइट बैक देयर। मुझे ऐसा लगता है कि जीपीएस ने हमें अस्ट्रे कर दिया, मतलब गलत रास्ते पे डाल दिया, हमें वहीं से वापस मुड़ जाना चाहिए था। इट इज ओनली व्हेन वी सॉ द वाटरफॉल अगेन दैट वी रियलाइज्ड आवर गाइड हैड बीन लीडिंग अस अस्ट्रे। वो सिर्फ हमें तभी एहसास हुआ जब हमें वाटरफॉल दोबारा दिखा। वाटरफॉल से गाइड तुम्हें वापस लेके आने वाला था, घुमाया जा रहा जंगल में, घुमाया जा रहा, उसी वाटरफॉल पे वापस ले आया। तो वाटरफॉल जब दोबारा दिखा ना, तब हमें समझ में आया कि ये तो हमें भटका रहा है। मेक माउंटेन ऑफ मोल हिल, मेक माउंटेन ऑफ मोल हिल, पहाड़ बना देना, पहाड़ बना देना मोल हिल से, पहाड़ बना देना मोल हिल का। अब ये बेसिकली जैसे चूहे का बिल टाइप नहीं होता, चूहे का बिल टाइप नहीं होता, उसका पहाड़ बना देना। मतलब चीज छोटी सी है, चीज छोटी सी है, उसका पहाड़ बना देना। अब शायद आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैं बता दूं, ये जो राहुल गांधी की एक फेमस स्टेटमेंट है, इधर से आलू डालूंगा इधर से सोना निकलेगा, ये एक्चुअली उनकी खुद की स्टेटमेंट नहीं थी। ठीक है, था क्या, वो कोट कर रहे थे बीजेपी वालों को कि उनका ऐसा कहना है, उनका ऐसा कहना है कि इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा। मतलब मैकडॉनल्ड्स का प्लांट आने से वो कहना ये चाह रहे थे कि मैकडॉनल्ड्स वगैरह का प्लांट वहां लगने से आप लोग बहुत अमीर हो जाओगे, ये है वो है। तो राहुल गांधी ने क्या कहा कि उनका कहने का मतलब ये इधर से आलू डालेंगे और इधर से सोना निकल आएगा। और क्या किया, उतनी क्लिप काट के, पहले जो उन्होंने बोला उस लेक्चर से पहले वो नहीं, बस उतनी क्लिप काट के कर दी वायरल। अब क्या हो गया, बात छोटी सी थी तो खास बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इस बात का इतना राई का पहाड़ बन गया, जैसे पता नहीं कितनी बेवकूफाना बात कर दी, ये पप्पू है, ये है, वो है, ये सब कुछ होने लग गया, है ना, दुनिया जहान के मीम बन गए। तो ये जो आलू डालूंगा सोना बनाने वाली ये जो बात है, बेसिकली क्या है, ये राई का पहाड़ बना देने वाली बात है, छोटी सी बात का बिना मतलब बड़ा इशू बना देने वाली बात है। इफ यू गॉट 1B एंड यू आर एक्टिंग लाइक यू आर फेलिंग द क्लास, यू आर मेकिंग, अगर मान लो तुम्हारे एक सब्जेक्ट में B ग्रेड आ भी गया और तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम तो क्लास में फेल ही हो गए हो, तो तुम भैया छोटी सी बात का पतंगड़ बना रहे हो। दिस इज अ माइनर सेटबैक, ये छोटा सा सेटबैक है, ये छोटी सी हार है, तो तुम्हें इसको ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहिए। टू मेक अमेंड्स, टू मेक अमेंड्स, अमेंड का मतलब होता है बेसिकली बदलाव करना। अमेंडमेंट सुना होगा, अमेंडमेंट, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आते हैं ना, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलाव करना। और अक्सर जो अमेंडमेंट लाए जाते हैं वो किस लिए लाए जाते हैं, कुछ पॉजिटिव चीज करने के लिए लाए जाते हैं, रिफॉर्म, है ना। अब सही है गलत है वो सारी बात ठीक है, लेकिन कायदे से तो अमेंडमेंट किस लिए होते हैं, कुछ पॉजिटिव चीज करने के लिए होते हैं, कुछ सुधार करने के लिए होते हैं। जो पीछे गलती रह गई, जो पीछे कुछ गलत रह गया, उसमें सुधार किया जाता है। हो सकता है उस टाइम के हिसाब से वो सही था, लेकिन आज के हिसाब से वो चीज गलत हो जाती है, इसलिए उसको सुधारना पड़ता है, हाँ कि ना। तो अमेंड्स करना यानी अमेंडमेंट करना, पीछे जो गलती हो गई उसको सुधारना। तो कुछ अच्छा करना, कुछ अच्छा करना किस लिए, क्योंकि आप शर्मिंदा हो, आपसे कोई गलती हो गई और आप उसको सुधारना चाहते हो। अब मान लो घरवाली से लड़ाई हो गई, आपने कुछ कुछ कह दिया, तो फिर ये तकिया गिफ्ट में दे रहे हो, है ना, अपना अमेंडमेंट करने के लिए। आई ट्राई टू मेक अमेंड्स फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग बाय सेंडिंग हर फ्रॉल्स, मैंने कोशिश करी कि मैं अमेंड्स कर दूं, मैंने कोशिश करी कि मैं अमेंड्स कर दूं, कहने का मतलब जो गलती हुई है उसको सुधारने की कोशिश करी, उसको फूल वगैरह भेजकर। आई वॉन्टेड टू मेक अमेंड्स फॉर द वरी आई हैव कॉज्ड यू, मैं चाहता हूं कि भैया मैं अमेंड कर दूं, कहने का मतलब अपनी गलती सुधार दूं, जो भी मैंने तुम्हारे लिए परेशानी क्रिएट करी है। टू मेजर स्वॉर्ड्स, तलवार नापना, टू मेजर स्वॉर्ड्स, तलवार नापना, तलवार का वजन नापना हो सकता है, तलवार की लेंथ नापना। बेसिकली क्या है, जैसे अपन कहते हैं ना लोहा लेना एक दूसरे से, देखो तलवारें लोहे की बनती थी जनरली, लोहा लेना मतलब लड़ना। तो एक दूसरे की तलवारों का माप लेना यानी एक दूसरे से लड़ना, एक दूसरे की तलवार माप लेना जैसे होता ना, वो तो भैया देख के सामने वाले का गूदा बता देता, वही वाली चीज। एक दूसरे की तलवार माप लेना यानी किसी से लड़ना, किसी से लड़ना। अब ये सीन सबको याद होगा, अब ये सीन सबको याद होगा, बाहुबली में तलवार बेचने आता है, कहते ऐसी तलवार, कटप्पा कहता है कि हमारी फुर्ती के आगे टिक नहीं पाएगी। तो बेसिकली क्या लिया इसने, इसकी तलवार को मेजर कर दिया, इसकी तलवार को मेजर कर दिया, मतलब लड़के इसको दिखा दिया। कैन यू टू स्टॉप मेजरिंग स्वर्ड्स अगेंस्ट ईच अदर, आई एम सिक ऑफ हैविंग टू ब्रेक अप विद फाइट्स बिटवीन यू, क्या तुम एक दूसरे से स्वॉर्ड मेजर करना बंद कर सकते हो, यानी लड़ना बंद कर सकते हो, मैं थक गया हूं यार तुम्हारी
लड़ाई की सुलह करा के। आई डोंट थिंक यू विल विन इफ यू ट्राई टू मेजर स्वॉर्ड्स विद द बिग फार्मास्यूटिकल कंपनी। मुझे नहीं लगता तू जीतेगा अगर तू लड़ने की कोशिश करेगा उतनी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी से। सेटल ओल्ड स्कोर, पुराना हिसाब बराबर करना। सेटल ओल्ड स्कोर, पुराना हिसाब बराबर करना। सेटल ओल्ड स्कोर, पुराना जो स्कोर था, पुराना हिसाब किताब बराबर करना। किसी को नुकसान पहुंचाना क्योंकि पास्ट में उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया था। अब ये 10 विकेट से हरा के चले गए, है ना, वो वाला जो जख्म है अभी तक तो भरा नहीं। तो इंडिया कोशिश करेगी अगले मैच में सेटल द ओल्ड स्कोर करने की, पुराना हिसाब किताब बराबर करने की। The president used his speech to settle some old scores with his opponents. प्रेसिडेंट ने अपनी स्पीच का यूज किया क्या करने के लिए? पुराने स्कोर्स को बराबर करने के लिए अपने ओपोनेंट्स के साथ। उसके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने बीट किया उस बॉय को पुराने ओल्ड स्कोर्स को बराबर करने के लिए। टू प्ले फास्ट एंड लूज, ये एक्चुअली ईडीएम ओरिजिनेट हुआ है। इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करना, इमोरल बिहेव करना, मतलब थोड़ा सा धोखा देना किसी को। ये एक्चुअली एक ट्रिक होती है जो जादूगर वगैरह या फिर जो ऐसे आपने देखा होगा, ये ऐसी गेम्स नहीं होती जो ऐसे करके ऐसे, मतलब एक तो छल्ला डालने वाली गेम तो मुझे लगता है सबने देखी होगी, ऐसे कुछ दिया होता है ना। सर आपका कंटेंट मस्त है, मैं पिछले बैच से वोकैब पढ़ रहा हूँ। चलो शुक्रिया भाई, अगर ये मेहनत आप लोगों को दिखती है, अप्रिशिएट करते हैं तो उसके लिए थैंक यू। फोटोज पे, नेमोनिक्स पे, स्टोरीज पे जो काम होता है, मुझे लगता है कि अगर वो दिखती है, अब तारीफ कर रहे हैं तो उसके लिए दिल से शुक्रिया। चलो सुनिएगा, क्लास कब तक चलेगी? बस 5-10 मिनट और। ये एक गेम होती है एक्चुअली, आपने अलग अलग टाइप की गेम देखी होंगी। जैसे ना कुछ ऐसी गेम होती है जिनमें ऐसे लगता है यार ये तो मैं कर ही दूंगा, कुछ ऐसी गेम होती है ना आपको ऐसे लगता है ये तो मैं कर ही दूंगा यार, इसमें क्या खास बड़ी बात है, और अमाउंट भी छोटा ही होता है, 10 रुपए लगाओ 100 रुपए मिलेंगे। तो ऐसी ना कुछ धोखा देने वाली जो गेम्स होती हैं, कुछ ऐसी गेम होती है जो दिखने में आसान लगती है लेकिन होती नहीं है सही। तो ऐसी एक गेम होती है फास्ट एंड लूज, उसका नाम है फास्ट एंड लूज। अब इसका अगर मैं आपको बताऊं, ये कुछ ऐसी गेम है जैसे मान लो, अब कोई मेरे पास एग्जांपल हो तो मैं तुम्हें, गले में चेन भी नहीं पहनता मैं, उससे तुम्हें करके दिखा दूं। चलो एक बात काम करना, तुमने इसको यूट्यूब पे टाइप कर लेना, तुम्हें वीडियोस मिलेंगी खूब। एक्चुअली होता क्या है, कोई भी एक चेन है ना ऐसे, कोई भी एक चेन ना ऐसे रख लेते हैं कोई भी एक चेन, और ऐसे उंगली ना इसमें इस वाले पार्ट पे ऐसे कहते हैं भी कहीं भी इसमें उंगली लगा लो, इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट में उंगली लगा लो। अगर इस चेन को खींचेंगे और उंगली तुम्हारी बीच में रह गई तो तुम्हें पैसे देंगे। अब तुम्हें लगता है यार ये ऐसी तो पड़ी है, मतलब मेरे उंगली रखे बिना, मतलब उंगली को टच किए बिना कैसे चेन बाहर आ जाएगी? लेकिन वो इसको खींचेगा यहाँ से, जैसे ही वो इसको खींचेगा, अब तुम यहाँ से इसका स्ट्रक्चर देखने की अगर कोशिश करोगे तो इस उंगली को टच किए बिना सीधी यहाँ से बाहर आ जाएगी। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो गेम बड़ी आसान है, इसमें तो पैसे लगा के बड़ी आसानी से जीत जाऊंगा। तो ये थोड़ा सा धोखाधड़ी करना, इस इडियम का मतलब होता है किसी के साथ धोखाधड़ी करना या इररिस्पॉन्सिबल वे में एक्ट करना। ये दो मतलब निकलते हैं इसके। आई एम नॉट समवन हु प्लेज फास्ट एंड लूज विद अदर पीपल्स लाइफ। मैं वो नहीं हूं जो फास्ट एंड लूज खेलूं, मतलब इररिस्पॉन्सिबल तरीके से एक्ट करूं दूसरे लोगों की जानों के साथ। लाइक मैनी मूवी मेकर्स ही प्लेज फास्ट एंड लूज विद द फैक्ट टू टेल हिज ओन वर्जन ऑफ स्टोरी। और बहुत सारे मूवी मेकर्स की तरह ये भी फास्ट एंड लूज खेलता, मतलब केयरलेसली, इररिस्पॉन्सिबल तरीके से, इमोरल तरीके से फैक्ट को रिप्रेजेंट करता है अपने तरीके से, मूवी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। टो द लाइन। आज बच्चे 30 करेंगे अपन, ठीक है, आज अपन 30 करेंगे, बाकी अपनी अगली क्लास में निपटा लेंगे। टो द लाइन इस इडियम का मतलब देखिएगा, किसी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना, पॉलिसीज को एक्सेप्ट करना, प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करना, किसी पर्टिकुलर ग्रुप की, खास करके अनविलिंगली। टो द लाइन, टो माने क्या होता है? अंगूठा। लाइन क्या होती है? लाइन। मैं कह रहा हूं यार आज 30 करेंगे, अंकित कह रहा नहीं सर 35। जो हुक्म मेरे आका, जो हुक्म मेरे मालिक, जैसे आप कहेंगे। यस सर भी लिख रहा है, शाबाश। चलो देखिए जरा। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, वैसे ही वो भी मजाक कर रहा होगा। बच्चा यार थोड़ा गला डाउन है, मैंने क्लास शुरू करी तब भी बताया था। इससे जस्ट पिछली वाली क्लास ना स्ट्रेटेजी वाली क्लास थी, उसमें मैं कुछ ज्यादा चीख वीख लिया,
तो उस वजह से गला थोड़ा सा खराब है, इसलिए कह रहा हूँ। बाकी आप ज़्यादा धक्का करोगे तो मैं 50 भी पूरी कर दूंगा, कोई बात नहीं। आ जाओ जरा। टो द लाइन, ये ईडियम कहाँ से ओरिजिन हुआ है जरा समझने की कोशिश करिएगा। ये जो फौजी होते हैं ना, ये तुमने देखा होगा, सुबह सिटी बजती है, सुबह सिटी बजती है, इनको सारों को ऐसे लाइन में खड़े होना पड़ता है, सबको ऐसे लाइन में खड़े होना पड़ता है ना। तो टो द लाइन कहने का मतलब ये जो अंगूठा है ना, ये जो लाइन है बिल्कुल सीधी, मान लो ये जो लाइन है इसके साथ टो भिड़ा के खड़े होना, मतलब बिल्कुल सीधे लाइन में खड़े हो जाना, बिल्कुल सीधे लाइन में खड़े हो जाना, वहां से ये ओरिजिनेट हुआ है। टो द लाइन का मतलब है किसी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना, पॉलिसीज को एक्सेप्ट करना, प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करना, किसी पर्टिकुलर ग्रुप की या फिर किसी और चीज की, खास करके जब आपका मन ना कर रहा हो। सुबह सुबह 5 बजे उठ के इस इंस्पेक्शन के लिए खड़े होने मन किसका करता, लेकिन मानना पड़ता है। He knew that he had to toe the official line because he couldn't afford to put on the dole. उसे पता था कि उसे जो बात है, मतलब ये टो द लाइन करना ही पड़ेगा, कहने का मतलब वो जो सरकारी हुक्म है, वो जो ऑफिशियल हुक्म है, उसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता था नौकरी से निकाले जाना या सस्पेंड कर दिया जाना। He is one of the politician that wouldn't toe the party line. ये उन पॉलिटिशियंस में से एक है जो टो नहीं करेंगे पार्टी लाइन को, मतलब पार्टी के हिसाब से जो चीज ऐसे, ये लाइन का मतलब क्या है इस वाले ईडीएम में, सेट ऑफ रूल्स, तो उससे कदम मिलाना, वो जो सेट ऑफ रूल्स है उससे कदम मिलाना, उसकी पालना करना। टर्न अ ब्लाइंड आई, टर्न अ ब्लाइंड आई इसका मतलब क्या है, अनदेखा कर देना। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब क्या है, अनदेखा कर देना। जैसे होता ना, ये तो यार अपने इन गलतियों को लेके तो अंधा है बिल्कुल, ये तो इतना नजरअंदाज कर देता, अंधा है ये बिल्कुल। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब नजरअंदाज कर देना, ऐसे ऐसे नाटक करना कि जैसे पता ही नहीं है। अब एसएससी के जो बच्चे हैं उनको हर चीज के लिए प्रोटेस्ट चलाना पड़ता है, नोटिफिकेशन निकलवानी हो तो प्रोटेस्ट, टीयर 1 के लिए प्रोटेस्ट, टीयर 2 के लिए प्रोटेस्ट, टीयर 3 के लिए प्रोटेस्ट, रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट, ज्वाइनिंग के लिए प्रोटेस्ट। तो क्या है, अब सरकार हो चाहे एसएससी, सरकार हो चाहे एसएससी हो, बिल्कुल अंधी बन जाती है जैसी सरकारी नौकरी की बात आती है। सरकार हो चाहे एसएससी हो, क्या अंधी बन जाती है, टर्न अ ब्लाइंड आई कर लेती है, अनदेखा कर देती है। मैनेजमेंट ऑफन टर्न अ ब्लाइंड आई टू बुलिंग इन वर्क स्पेस। जो मैनेजमेंट है अक्सर अंधी हो जाती है जो बुलिंग की एक्टिविटी होती है ना, मतलब जैसे एक दूसरे का मजाक उड़ाना, किसी को नीचा दिखाना, रैगिंग टाइप, बेसिकली कॉलेज में जैसे रैगिंग होती है, बुलिंग भी उसी टाइप का है। वर्क प्लेस पे जो बुलिंग होती है, अगर उसका मुद्दा उठाया जाए तो मैनेजमेंट भैया उस पर नजरअंदाज कर लेती है। थैंक यू राकेश भाई। टीचर्स आर टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू पीपल स्मोकिंग एट स्कूल, अ रिपोर्ट रिवील्स टुडे। टीचर जो है वो अनदेखा कर रहे हैं बच्चों के सिगरेट पीने के इंसिडेंट्स को, एक रिपोर्ट में आज ऐसा खुलासा हुआ है। अ ब्लाइंड अलाई, अ ब्लाइंड अलाई इसका क्या मतलब है, अलाई का मतलब होता है रास्ता, अलाई का मतलब होता है जैसे रास्ता, ब्लाइंड का मतलब अंधा। अंधे का बेसिकली मतलब है जिसमें से आगे कुछ दिखाई ना दे रहा, ब्लाइंड को जैसे कुछ दिखाई नहीं देता, अगर कोई व्यक्ति अंधा होता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता। अगर कोई रास्ता अंधा है तो कहने का मतलब वो रास्ता बंद हो गया, उसके आगे कुछ होप नहीं है, उसके आगे कोई चीज नजर नहीं आ रही, यानी वो रास्ता वहां पर बंद हो गया। एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा मेथड जिसमें आगे कोई प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है, आगे कोई रिजल्ट पॉसिबल नहीं है, वो मेथड जो है, वो सिचुएशन जो है वो इनइफेक्टिव है, आगे उससे कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आने वाला। दिस सॉर्ट ऑफ थिंकिंग जस्ट सीम्स टू बी लीडिंग अस अप एंड डाउन इन अ ब्लाइंड आई। इस टाइप के जो थिंकिंग है ना, वो हमें भैया ब्लाइंड आई पे ले जाएगी, मतलब कोई प्रोग्रेस नहीं कराएगी हमें। आई एम टेलिंग जेना टू स्टॉप चेजिंग आफ्टर जो, शी इज जस्ट गोइंग अप द ब्लाइंड अलाई। मैं उसको कह रहा हूँ जीना को कि तू जो का पीछा करना छोड़ दे, वो पहले ही मार्टिना के साथ सेट है, तो फिर भी वो बताओ ब्लाइंड अलाई में जा रही है। कहने का मतलब ऐसी चीज को परस्यू कर रही है जिसमें प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है, जिसमें कोई आगे पॉजिटिव चीज होने की संभावना नहीं है। चलो जी, आज की क्लास अपन रखते हैं यहीं तक। आज के लिए गुड नाइट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, इसके पीछे की मेहनत अगर आपको नजर आती है, तो ये मेरे नए बैचेस का लिंक है, ABS 10 कोड के साथ आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, आज के लिए गुड नाइट, मिलते हैं अपनी अगली क्लासेस के अंदर। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।